दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण तथ्यों के क्विक रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है एग्जाम फोकस्ड स्टडी मटेरियल, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो याद कर लीजिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और अर्नेस्ट हैकेल एक वैज्ञानिक हैं। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ओइकोलॉजी नाम से 1869 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक। तो दोस्तों मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। अजैविक घटकों में आप देख सकते हैं कि भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक शामिल हैं। भौतिक कारकों में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक कारकों में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान और वायुमंडलीय गैसें तथा कार्बनिक कारकों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक थे। दोस्तों जैविक घटकों को जिन 3 भागों में बांटा जाता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक ये क्या होते हैं? तो उत्पादकों के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। उपभोक्ता या कंज्यूमर, तो उपभोक्ता ये जो हैं दोस्तों, ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। आप देख सकते हैं उपभोक्ता के 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं में शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु जैसे सांप और भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता में जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, ऐसे जीवों में जो हैं बाज, शेर, बाघ इत्यादि आते हैं। दोस्तों तीसरा जो प्रकार है वो अपघटक हैं। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं और ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पदार्थ पर निर्भर होते हैं। आइए जानते हैं 10% का नियम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10% का नियम या 10% रूल क्या है? तो 1942 में एक वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, लिंडेमान ने 10% रूल प्रतिपादित किया। तो इसमें ये कहा जाता है कि शाकाहारी जंतु जो होते हैं उनके द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखा जाता है और मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित रहती है। और खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। और आप जान लीजिए ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिरामिड क्या है? तो खाद्य पिरामिड दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को
जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या है, तो आप जान लीजिए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ये खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और इसमें घास पर टिड्डा आश्रित होता है। टिड्डे को मेढक अपना भोजन बनाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज। और विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का जो है ये निरूपण या खाद्य जाल बनाती हैं। प्रवाल भित्ति पारितंत्र, तो आप जान लीजिए प्रवाल एक चूना प्रधान यानी कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव है जिसके अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण होता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं और इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आप जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक, कच्छ की खाड़ी में सबसे कम, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। आगे आइए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और उसके संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। देखिए किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतुओं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। एक वर्ष याद रखिएगा 1992 यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता संरक्षण दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू संरक्षण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण के जो तरीके हैं उसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन और झीलें, समुदाय आगार और संरक्षण आगार शामिल हैं। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन यानी वनस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर आपके शामिल हैं। अब देखिए भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए कस्तूरी मृग परियोजना जो है ये 1970 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से 1970 में प्रारंभ की गई थी। गैडा परियोजना 1987 में, हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से शुरू किया गया, कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। इसके अलावा हाथियों के संरक्षण से संबंधित एक हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में इसका शुभंकर गजू था। लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सहयोग से शुरू किया गया था। हिम तेंदुआ परियोजना जो भारत के हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए 2009 में ये योजना शुरू की गई। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में और समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा शुरू किया गया। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए और मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट ये 1974 में शुरू किया गया था। तो ये भारत में विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित योजनाएं रहीं, इनका वर्ष आपको याद रखना है। अब आइए प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम जो पारित किए गए हैं भारत में उनके बारे में जानते हैं। भारतीय वन अधिनियम यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट याद रखिएगा 1927 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है
और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। तो ये प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम है। आप जान लीजिए कि भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट या तप्त स्थल, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल, हॉट स्पॉट जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा भी होता है। तो देखिए, हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड यानी ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, ये भारत में जैव विविधता के जो हैं हॉट स्पॉट माने जाते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये मुख्य रूप से भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल माने जाते हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है, और रामसर जो है ये ईरान में एक स्थित शहर है, और रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ था, और इसी कारण विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें भारत के कुल 75 स्थल शामिल हैं, और रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरान में अवस्थित नगर, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसी नगर के नाम पर इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आइए, भारत में पर्यावरण आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक विश्नोई आंदोलन है। इसका नेतृत्व अमृता देवी विश्नोई ने किया था। ये राजस्थान में चलाया गया आंदोलन है। बालियापाल आंदोलन, ओडिशा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए बालियापाल आंदोलन चलाया गया था। शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 में। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, और चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया। एक आंदोलन मैती आंदोलन था, याद रखिएगा, 1994 में। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से किया था। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। और आप देखिए, नवदान्या आंदोलन 1982 में जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन 1989 में शुरू हुआ था। ये सरदार सरोवर बांध परियोजना में बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में था। तो इसका नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन की तरह एक अपिको आंदोलन है 1983 में कर्नाटक में। इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। अब आइए प्रमुख वन्य जीव संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको शार्ट में नीरी कहा जाता है, ये नागपुर में स्थित है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, याद रखिएगा, बंगलुरु में है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है।
अब आइए देखते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन हैं। इसमें देखिए नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल जो हैं महत्वपूर्ण भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो उनकी संख्या कुल 18 है, इनको देख लीजिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ, ये पहला बायोस्फीयर या वन्यजीव अभ्यारण्य था। नंदा देवी ये 1988 में इसकी स्थापना हुई। मानस असम में है, 1989 में स्थापना हुई। और मन्नार की खाड़ी 1989 में, ग्रेट निकोबार 1989, नोकरेक 1988, सुंदरबन 1989, सिमलीपाल 1994, डिब्रू सैखोवा 1997 ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग देबांग 1998 में, पंचमढ़ी 1999, अगस्त मलाई 2001, अचानकमार अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा 2000 में, कच्छकरण 2008 में जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल 2009 में हिमाचल में है, शेषाचलम 2010 में और पन्ना 2011 में स्थापित किया गया था। भारत में टाइगर रिजर्व जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़, ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोसिया, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, तमिलनाडु में मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुतूर, मेघामलाई। इसके अलावा आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा। इसके अलावा आप देखिए बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम में दम्फा, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल, रामगढ़, विषधारी ये। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के और कमलांग, केरल में पेरियार और पेरम्बिकुलम, तेलंगाना में कावल और अमाराबाद, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुबरी, महाराष्ट्र में मेलघाट, तादोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नागजीरा, बोर, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंशी, नागरहोल, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर और उत्तराखंड में कार्बेट यानी जिम कार्बेट तथा राजाजी टाइगर रिजर्व ये प्रमुख टाइगर रिजर्व जो हैं ये भारत के हैं। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन तो आप जान लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें होती हैं उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। और आप जान लीजिए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें जलवाष्प बहुत अधिक योगदान होता है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 4% तक ये ग्रीन हाउस गैसें इनका योगदान होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा और भारत जो है तीसरे स्थान पर, रूस चौथे स्थान पर, जापान 5वें स्थान पर है। दोस्तों भूटान जो है ये कार्बन निगेटिव देश माना जाता है क्योंकि यहाँ जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उससे अधिक अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर वनों की संख्या या वनों की जो वन बहुत अधिक मात्रा में है। एक और टॉपिक आता है भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कौन कौन से हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। इसके कारण बादलों में वृद्धि होती है, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है और इससे अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। जबकि इसके भूमंडलीय उष्णता के कई नकारात्मक प्रभाव हैं। इससे फसल उत्पादकता में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, समय से बारिश नहीं होती है, सूखा, बाढ़ की आशंका बढ़ती है, बाढ़, सूखा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने से तटीय प्रदेशों के डूबने का खतरा रहेगा, ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी तो पौधों में रोगों की वृद्धि होगी और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफ़ी तट समुद्र में समाहित हो गए हैं और समय से पूर्व आमों में बौर आना, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव में शामिल हैं। एक और पर्यावरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। दोस्तों, अम्लीय वर्षा कराने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें जो हैं उनके बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आप जान लीजिए कि सल्फर के ऑक्साइड जो हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव ये है कि त्वचा पे फोफले पड़ जाते हैं, ताजमहल के रंग में परिवर्तन, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण है। आगरा में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से औद्योगिक रूप में जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अलावा जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। कृत्रिम वर्षा। दोस्तों, आप जान लीजिए कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड ये गर्म वर्षीय बादल उत्पन्न करने में और शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्किल हैलाइड ये शीत वर्षीय बादल, इनके द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ओजोन क्षरण। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो सुरक्षा कवच है पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है, जो सूर्य द्वारा निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है। इसका रासायनिक सूत्र O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। दोस्तों, ओजोन का अधिकांश भाग यानी 90% ये समताप मंडल की निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है। क्षोभ मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है और स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, इसलिए क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन जो है डाबसन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है और इसे डाबसन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डाबसन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो ओजोन पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जान लेते हैं ओजोन विघटनकारी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैलोन्स 1211 और 1301 ये ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य रूप से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम फ्रेयान है। ये पहले प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या किए गए हैं? तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंटमूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 यानी 1987 को अपनाया गया, जो 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा और इस तिथि को
जो है 16 सितंबर को, जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग और उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया था। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया और इसमें वर्ष 21 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया था। ओजोन परत क्षरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं? दोस्तों, आप जान लीजिए कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। अल्ट्रावायलेट ए, जिसका जो रेंज होता है 315 से 400 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट बी का रेंज 280 से 315 नैनोमीटर और अल्ट्रावायलेट सी का रेंज 100 से 280 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रावायलेट बी विकिरणों से जो प्रभाव होता है, इससे अत्यंत घातक सनबर्न या त्वचा में जलन हो जाती है, त्वचा जल जाती है, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन और आनुवंशिक दोष, ये अल्ट्रावायलेट बी विकिरणों के प्रभाव से होता है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। तो एक तरह से ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन रक्षक कवच के रूप में मानी जाती है। अब आइए पर्यावरण और सतत विकास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल करता है। आइए यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पर्यावरण, आप जानते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण है। इसमें मुख्य रूप से वायुमंडल, जिसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं इसके परतें हैं। जल मंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर आते हैं। जीव मंडल में पौधे और जंतु, स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल। और ये सभी वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल और स्थल मंडल, ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित भी होते हैं। पर्यावरण के संघटक क्या क्या हैं? दोस्तों, भौतिक या अजैविक संघटक, इसमें स्थल, वायु और जल होते हैं। सांस्कृतिक समन्वय में, सांस्कृतिक में मानव निर्मित गतिविधियां और जैविक संघटक में जो है पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। तो पर्यावरण के 3 संघटक हैं, भौतिक या अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। अब आइए पर्यावरणीय प्रदूषण यानी पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण क्यों होता है? तो हमारे भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक या जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित या अवांछनीय परिवर्तन जो है वो प्रदूषण कहलाता है, जो मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं तथा अन्य पादपों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उनको पॉल्यूटर्स यानी प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण के कौन कौन प्रकार हैं, इनको शार्ट में समझते हैं। देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर जो प्रदूषण होता है उसमें गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण है। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषण, जिसमें ज्वालामुखी का फूटना और मानव के द्वारा उत्पन्न प्रदूषक, जैसे मनुष्य के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और कृषि से उत्पन्न प्रदूषक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण और जैव अनिम्नीकरणीय। तो घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र, सीवेज, ये जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल। और जैव निम्नीकरणीय रहित प्लास्टिक, DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये पर्यावरण में बहुत समय तक रहते हैं, इनका जो है निम्नीकरण नहीं होता है, डिग्रेडेबल ये नहीं होते हैं। पर्यावरणीय भाग के आधार पर प्रदूषण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आता है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है पर्यावरण में धारणीय विकास, सतत विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।
दोस्तों धाड़ी विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। धाड़ी विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत किया था और वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 में इसको यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समर्थन दिया गया था। एजेंडा 21 तो ये जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य स्वच्छ जल और सुरक्षा प्रदान करना तथा विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण एजेंडा 21 के प्रमुख बिंदु रहे। दोस्तों धारणी या सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रूटलैंड थे 1987 में और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो 17 विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये 17 विकास लक्ष्य क्या हैं? तो सबसे पहला है गरीबी की समाप्ति, क्योंकि गरीबी स्वयं में प्रदूषण और समस्या है। भूखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जल और स्वच्छता, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं तथा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। प्रदूषकों के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण जो हैं 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निःसरित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कणीय पदार्थ यानी पार्टिकल मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं? तो इनका निर्माण विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषक और सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। इसमें ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसमें स्मॉग आदि भी शामिल है। वायु प्रदूषण तो जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है जो मानव और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों PM या पार्टिकुलेट मैटर एक शब्दावली आती है, तो याद रखिएगा 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कण की पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक और कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। ये श्वसन तंत्र संबंधी रोग का प्रमुख कारक है और प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है उसको ये बाधित करता है। एक और शब्दावली आती है निलंबित कणकीय पदार्थ, तो इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है और 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण यानी PM10 श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। आप जान लीजिए कि सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व ये करती है और इसे दम घोटू गैस कहते हैं क्योंकि ये मानव रक्त के साथ मिलकर रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देती है या समाप्त हो जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मीथेन गैस, तो ये धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशुओं से मीथेन जो है वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। बेंजीन ये प्रमुख प्रदूषक है, इससे रक्त कैंसर होता है और कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। इटाई रोग भी कैडमियम के कारण होता है और ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करके रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। आइए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानते हैं।
प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का शुभारंभ किया था। AQI में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। निलंबित धूलकण पार्टिकुलेट मैटर 10, सूक्ष्म धूलकण पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है इसको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। जो अच्छा है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सीमा 0 से 50 है और इसका कलर कोड हरा है, यानी ये अच्छा है। संतोषजनक का AQI सीमा 51 से 100 है, ये हल्का हरा है कलर कोड। सामान्य प्रदूषित में 101 से 200 इसकी लिमिट है और इसका कलर गुलाबी है। खराब में 201 से 300, इसका कलर कोड पीला है। अति खराब में 301 से 400, ये लाल है। और गंभीर जो है वो 401 से 500, ये सबसे खराब वायु गुणवत्ता है जिसका कलर डार्क रेड होता है। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण है वो जैव ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अलावा रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और घुलित ऑक्सीजन तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। आइए जानते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD क्या है। तो इसका परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए और सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण कई प्रकार की समस्याएं जैसे हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, पेचिस आदि रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस या फेफड़े के कैंसर का रोग हो जाता है। पारा युक्त जल के पीने से मिनीमाटा व्याधि होती है, जो कि पारा युक्त जल से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। जल में अगर आर्सेनिक, ये विषाक्त तत्व है, इसकी मात्रा अधिक हो तो ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। शीशा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। और नाक नी संलक्षण, ये घुटने टेढ़े हो जाते हैं, ये फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्वनि की एक सीमा होती है, उस सीमा से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है, अवांछित शोर, इसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिसके कारण अशांति और बेचैनी उत्पन्न होती है। ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में हरे पौधों को अधिक लगाया जाता है क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सड़कों के किनारे हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये वायु को शुद्ध करते हैं और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं, यानी ध्वनि को अवशोषित करते हैं। देखिए, ध्वनि की सीमा तो 20 डेसिबल जो होती है वो पत्तियों की सरसराहट, इसका जो तीव्रता होती है 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, शांत कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, ट्रक और बसों की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ ये 120 डेसिबल, जेट प्लेन की लैंडिंग 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन ये 180 डेसिबल होता है। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण और मानवाधिकार संगठनों के बारे में। UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये 1972 में शुरू किया गया था। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित किया गया, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन इंग्लैंड में स्थापित किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF, इसकी स्थापना 1988 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ह्यूमन राइट वॉच 1978 में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय USA में है। IPCC, इंटर
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में इसकी स्थापना की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ट्रैफिक तो 1976 में स्थापित किया गया। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में मुख्यालय है। वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थापित है। और लास्ट में आइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये जो तथ्य हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था 1972 में और इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई और इसी सम्मेलन से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये कनाडा में ये संधि हुई 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है और ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय इसी सम्मेलन के बाद लिया गया। रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, ब्राज़ील में आयोजित किया गया 1992 में। सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को इसमें स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको पृथ्वी +5 सम्मेलन कहा जाता है, 1992 के 5 साल बाद 1997 में क्योटो जापान में आयोजित किया गया और इसमें जो निर्णय लिया गया कि ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम किया जाए और 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया था। जोहान्सबर्ग में रियो +10 और पृथ्वी +10 सम्मेलन हुआ 2002 में। इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति जोहान्सबर्ग सम्मेलन में बल दिया गया, इस पर सहमति और इसमें सतत विकास पर बल दिया गया। एक अन्य पर्यावरण सम्मेलन हुआ कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में 2010 में और इसमें $100 अरब का ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय इसमें लिया गया। रियो +20 सम्मेलन ब्राज़ील में पृथ्वी +20 2012 में 1992 के 20 साल बाद और इसमें द फ्यूचर वी वांट का मसौदा पेश किया गया और जीरो हंगर चैलेंज, सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये रियो +20 सम्मेलन का लक्ष्य था। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, ये नीदरलैंड में 2021 में और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि यानी IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। तो ये थे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए प्रमुख पर्यावरण पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। टायलर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1973 में हुई और ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इसको प्रदान करता है। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में स्थापित हुआ गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, 1987 में स्थापित हुआ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 से शुरू हुआ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड द्वारा ये शुरू दिया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए सासाकावा पुरस्कार ये 1986 में UNEP के द्वारा शुरू किया गया। व्हिटली पुरस्कार 1994 से व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा शुरू किया गया और एक भारत सरकार का इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। और इसी प्रकार एक इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है 1986 में शुरू किया गया पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये भी पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये था अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा
RO लोअर PCS, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और MP PCS तथा बैंक, SSC, रेलवे, टेट, सुपर टेट, UP टेट, CTET आदि के पर्यावरण खंड के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका उपयोग सभी परीक्षाओं में कर सकते हैं। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।